गुड आफ्टरनून बच्चों। और बच्चों, कल था कोई टेस्ट आपका? अच्छा नहीं, नेक्स्ट वीक है ना? बाकी सब्जेक्ट्स में सिलेबस का क्या सीन है बच्चों? तब आज कोई बोलेगा नहीं क्या कुछ? मैथ्स इज कंप्लीट। अच्छा, बायो चलो ठीक है, गुड। बायो कंप्लीट है। ठीक है। अच्छा, मतलब मैथ्स कंप्लीट हो चुका, राइट? ओके, चलो। आ, ये बच्चों कर लिया होमवर्क? एक्सरसाइज 0 सी पार्ट, एनी डाउट? तो होमवर्क मैंने दिया था, सी पार्ट। गुड साहिल। ये बच्चों थर्ड क्वेश्चन कैसे होगा? जैसे थ्योरी में मेंशन्ड है आपके, बताओ कैसे होगा? सी नहीं होगा ना? मतलब इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। तो इसलिए डी होगा। ओके। एक्सरसाइज 1, सी पार्ट। एनी डाउट बच्चों? 11th में ये ए और सी ऑप्शन सेम है ना? आई थिंक ये ना मतलब एक फिगर में क्लियरली मेंशन नहीं है। ये ना लाइन ऐसे होएगी, स्ट्रेट लाइन होएगी। वेवलेंथ क्या कह रहे हो 11th में? मैं समझा नहीं।
11th क्वेश्चन में वेवलेंथ? अच्छा, ओके ओके, समझ गया मैं। हाँ, अच्छा ये तो अभी आप वैसे कर ही नहीं सकते बच्चों, 11th क्वेश्चन, मतलब क्योंकि वेव स्पीड तो आपको पता है, चलो हमें उसका फॉर्मूला तो पता है, बट हमें मतलब अब वेव स्पीड से फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो हमें मतलब एज ऑफ नाउ आइडिया नहीं है ना, कि वो किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा ना। तो ये नहीं होगा अभी। ओके, यही कहा था ना बच्चों मैंने करने को। हाँ, थ्योरी में बताओ। थ्योरी में बच्चों एक बार चार्ट से ही पूछ लो, जो भी आपको। N3। अच्छा, इसमें आप कह रहे हो कि एक तो लॉन्गिट्यूडल में लिखा हुआ है वेव ऑन स्ट्रिंग, एक ट्रांसवर्स में लिखा हुआ है वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। नहीं, ये लॉन्गिट्यूडनल में गलत लिखा हुआ है बच्चों, ये काट दो। ये स्ट्रिंग नहीं होगा, एक्चुअली स्प्रिंग होगा। ठीक है। N8। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने सॉलिड्स में यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, बल्क मॉडुलस नहीं दिया हुआ। ये ना बच्चों इसके केसेस होते हैं। आप प्लीज रिमाइंड मी, मैं आपको ना बाद में बताऊंगा, ये हम थोड़ा सा चैप्टर आगे कर लें, कि ये कहाँ पे यंग्स मॉडुलस यूज होता है, कहाँ बल्क होता है। ठीक है, वो टाइप ऑफ वेव पे डिपेंड करता है थोड़ा। तो वरुण मुझे याद कराना, ठीक है, मैं जब एक बार पूरा कर लेंगे तो हम क्लियर करूंगा मैं उसके बाद। ओके, आगे बच्चों और कोई।
बाकी डन। ठीक है। गुर साहिब ये देख लो, प्रूफ लिखा हुआ है। बच्चों इस वीक में हम बाकी भी करेंगे डिस्कशन, ठीक है, जो बची हुई है हमारी। ओके। तो बच्चों हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे वेव सुपरपोजिशन की। ये फॉर्मूला कैसे आया बच्चों, ये सबको क्लियर हो गया? इसमें कोई भी डाउट? दो वेव्स को कंबाइन करने वाला। ठीक है, मेन जो इससे बातें याद रखने वाली हैं, सबसे पहले तो ये एप्लीकेबल कब है, कोहेरेंट सोर्सेज, वो सबको क्लियर है ना, सेम ओमेगा के। और वो आपको याद है लास्ट टाइम मैंने जिसमें दिखाया था आपको कि कैसे उसका रोल रहता है। ठीक है, फिर दूसरी बात, उसका ये जो फॉर्मूला बन जाता है एम्पलीट्यूड की टर्म्स में भी और इंटेंसिटी के टर्म्स में भी। तो जैसे बच्चों हमने लास्ट टाइम देखा था, हम इंटरफेरेंस को दो कैटेगरीज में ब्रेक कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं एज कंस्ट्रक्टिव और दूसरी को हम कहते हैं एज डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब था कि अगर हमारी एक वेव ऐसे है तो दूसरी वेव भी बिल्कुल इस तरह से ही हो। राइट, कि मतलब दोनों के क्रेस्ट्स और ट्रफ्स कोइंसाइड कर रहे हैं। तो मैंने बच्चों जान के एम्पलीट्यूड सेम नहीं दिखाया है ना, वो तो कोई जरूरी नहीं है कि एम्पलीट्यूड सेम हो। और डिस्ट्रक्टिव का मतलब होगा बिल्कुल उल्टा, लाइक दिस। ठीक है, तो जब बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इस केस में फेज डिफरेंस कितना होगा? आप ये देख सकते हो ना कि सेम एंगल ही बन रहा है दोनों में। जब एक की वैल्यू जीरो तो दूसरे की भी जीरो है, जब एक की मैक्सिमम है दूसरे की मैक्सिमम है, जब एक की मिनिमम है तो दूसरे की भी मिनिमम है। ये बात बच्चों क्लियर हो रही है? तो इस केस में हम बच्चों फेज डिफरेंस कहते हैं जीरो नहीं, 2n पाई। मतलब 0, 2 पाई, 4 पाई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना?
तो अगर फेज डिफरेंस ये है तो इसके करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस क्या हो गया? क्या पाथ डिफरेंस बच्चों एन लैम्डा हो गया, है ना? क्योंकि फेज डिफरेंस क्या था? इट वाज के लैम्डा, मतलब के डेल्टा एक्स। तो जब भी दोनों वेव्स में लैम्डा के मल्टीपल्स में पाथ डिफरेंस होगा, ठीक है, तो उन दोनों वेव्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और ऐसे केस में जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, जो कि कितना हो गया बच्चों? देखो ऊपर से एम्पलीट्यूड मैक्सिमम A1 प्लस A2। और जो इंटेंसिटी है वो भी मैक्सिमम हो गई, वो क्या बन गई? √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। करेक्ट? एनी डाउट इन दिस बच्चों? ओके, तो दूसरा केस है बच्चों, बताओ यहाँ कितना फेज डिफरेंस हो जाएगा? इसको बच्चों आप सीधा मैथमेटिकली भी देख सकते हो ना इस एक्सप्रेशन से, कि ये क्वांटिटी मिनिमम कब होएगी? जब कॉस वाली क्वांटिटी -1 होएगी, है ना? कॉस डेल्टा फाई। तो कॉस वाली क्वांटिटी -1 कब होती है? जब एंगल आपका पाई, 3 पाई, 5 पाई इस तरह से होगा, है ना? तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2n -1 पाई, राइट? माइनस भी लिख सकते थे, प्लस भी लिख सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ कैसी वैल्यूज आ गई? लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। यहाँ कैसी आ जाएंगी? n-½ लैम्डा। तो ये λ/2, 3 λ/2। तो बच्चों हम कैसे याद रख सकते हैं कि भाई अगर तो λ/2 के इवन मल्टीपल्स हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, अगर ऑड मल्टीपल्स हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? इस केस में जो एम्पलीट्यूड होगा वो मिनिमम होगा, मॉड ऑफ A1 माइनस A2। और ये बन गया अपना इंटेंसिटी का रिलेशन। इसका बच्चों एक्सटेंसिव यूज 12th में आता है। अभी प्रेजेंटली हमें डायरेक्ट बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे।
बताओ बच्चों, कोई भी डाउट है तो। ये क्लियर हो गया सबको? ओके। ओके, तो बच्चों वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों। तो सबको जो विजिबल है स्क्रीन में? तो बच्चों यहाँ पे हम अभी देखेंगे कि जब हमने वेव एक साइड से भेजी, तो वो रिफ्लेक्ट होकर किस तरीके से आती है। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम देखेंगे कि दो केसेस बनते हैं। एक केस है जब हमने जो हमारा एंड है उसको फिक्स किया हुआ है, और एक केस है जब हमने उस एंड को फ्री टू मूव किया हुआ है। ठीक है, पहले मैं आपको एक बार एंड फिक्स करके दिखाता हूँ। हम एक बार देखते हैं क्या होगा, फिर उसका सोचने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखना कि ये वेव टकराकर किस तरीके से आती है। ये बच्चों समझ आया क्या हुआ? ये वेव टकराकर नीचे को होके आ गई। दोबारा दिखाऊं एक बार? देखो, आ, सोच सकते हो बच्चों ये क्यों हुआ? बताओ बच्चों, क्या लग रहा है, कैसे हुआ है ये?
तो बच्चों अगर आपने देखा हो ध्यान से, ये कुछ ऐसा हुआ कि हम पहले बात कर रहे हैं बच्चों, जिसको फिक्स्ड एंड लिखा हुआ था ना, मैं उसकी थोड़ी सी और जनरल टर्म लिख रहा हूँ। हम उसको फिक्स्ड एंड नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे हार्ड बाउंड्री। बच्चों हार्ड बाउंड्री का मतलब होता है, जो हम 10th में नहीं पढ़ते लाइट में, डेंसर मीडियम रेयर मीडियम। तो इसका मतलब है डेंसर मीडियम। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे केस की जब एक वेव एक डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट कर रही है। तो अगर बच्चों मैं वो फिगर बनाऊं अप्रोक्सीमेट सा, जैसा कि वहां बना था, तो आपने देखा होगा कि वो फिगर कुछ ऐसा बना था कि मैं अगर 1 मिनट के लिए इमेजिन कर लूं कि ये पार्ट ऐसे आगे गया था, तो ये पार्ट रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से है। राइट। मतलब बच्चों, इफ वी थिंक केयरफुली, ये हुआ क्या है कि ये जो डॉटेड वाला पार्ट था, डॉटेड पार्ट बच्चों है क्या? इमेजिनरी पार्ट जो हम मान रहे हैं कि एक तरह से आगे गया। राइट। तो डॉटेड पार्ट के साथ क्या किया, हमने पहली उसकी एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज ले ली, फिर वाई एक्सिस के अबाउट इमेज ले ली। समझ आ रहा है? जैसे मैट में करते होते हो, टू रिफ्लेक्शंस। बोलो बच्चों कुछ। हाँ, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन एक्स इक्वल टू माइनस वाई। तो बच्चों देखो, हमें दो चीजें समझनी है। एक तो ये कि रिफ्लेक्टेड रे कैसी बनी है, और दूसरी ये कि क्यों बनी है। ठीक है। कैसे बनी है आपको ये समझ आ गया, कैसे दो रिफ्लेक्शंस लेनी है, एक अबाउट एक्स एक्सिस, एक अबाउट वाई एक्सिस ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। बस दो लोगों को समझ आया अभी तक? बाकी लोग प्लीज डाउट पूछो। तुम ना आलसी हो गए हो सब धीरे धीरे, तुम्हें लगा कौन कीबोर्ड पे टाइप करे। ओके। अब ये समझते हैं बच्चों कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है। सी, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये हम बात कर रहे हैं डेंसर मीडियम की। राइट। डेंसर मीडियम का मतलब कि बच्चों ध्यान से देखना फिगर, कि जो हमारी वेव है, ये ब्लू वाला पॉइंट है ना बाउंड्री का, तो हमारी वेव इस ब्लू पॉइंट को हिला नहीं पा रही। राइट।
ये जो ब्लू पॉइंट है, इस पे दो वेव्स हैं, एक इंसिडेंट वेव, एक रिफ्लेक्टेड वेव, राइट। ब्लू पॉइंट ऐसा अकेला पॉइंट है, अकेला तो नहीं, मतलब ब्लू पॉइंट ऐसा एक पॉइंट है जहां पे दोनों वेव्स हैं। हाँ, तो ब्लू पॉइंट ऐसा एक पॉइंट है जहां पे इंसिडेंट वेव भी है और रिफ्लेक्टेड वेव भी है, और ब्लू पॉइंट मूव नहीं कर सकता, राइट। क्यों नहीं मूव कर रहा? क्योंकि हम उसको हार्ड बाउंड्री कह रहे हैं। है ना? तो अगर ब्लू पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट जीरो रखनी है इन दोनों वेव्स के सुपरपोजिशन के कारण, तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा अगर ये दोनों वेव्स उल्टी होंगी, है ना। मतलब एक तरह से आप सोचो ध्यान से, तो क्या हो रहा है इस ब्लू पॉइंट पे, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तभी ऐसा होगा ना कि ब्लू पॉइंट मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने इसको बस लॉजिकली ही समझना था, ठीक है। हमें ये समझ आ गया कि कैसे होना था, कि रिफ्लेक्टेड वेव कैसे बनेगी, और हमें ये समझ आ गया कि क्यों बनी ऐसी, ठीक है। और इसको हम मैथमेटिकली कैसे कहेंगे, जैसे हमने अभी समझा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो हम ये कहेंगे कि देयर इज फेज डिफरेंस ऑफ पाई बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है बच्चों, तो आपको इसकी मैथ्स नहीं आ सकती, बट आपको बस ऐसे आ सकता है कि जब हार्ड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वेव बनानी आ सकती है, और आपको ये पूछा जा सकता है कि भाई फेज डिफरेंस बताओ। क्लियर बच्चों? ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे दूसरा केस, जिसको हम कहते हैं एज सॉफ्ट बाउंड्री। तो सॉफ्ट बाउंड्री का मतलब होगा बच्चों कि जहां पे, मतलब जो एंड है वो फ्री है, ठीक है। तो इस केस में देखो, कैसी वेव बनेगी। तो अब माइंड में रखो कि ये बाउंड्री फ्री टू मूव है, राइट। तो इस केस में देखो बच्चों, कुछ ऐसा होता है।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ मतलब बिल्कुल जैसे नॉर्मल मिरर से रिफ्लेक्शन हो रही हो उस तरीके का है ना। यहाँ वो वेव उल्टी नहीं हुई। समझ आया बच्चों? तो इस केस में अगर हम ड्रॉ करें, तो जिस वेव ने आगे जाना था वो बस सीधा ऐसे ही रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर बच्चों? बताओ इस केस में जो ये पॉइंट है, ये ब्लू वाला पॉइंट, इसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी अगर इंसिडेंट वेव के कारण वाई डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए थी? तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले तो नो फेज चेंज, और अगर इंसिडेंट के कारण वाई होनी थी तो रिफ्लेक्टेड के कारण भी वाई हो रही है डिस्प्लेसमेंट। तो उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई बच्चों बाउंड्री वाले पार्टिकल की? It will be superposition of displacement due to both waves, right? So do you realize कि it will be 2y? ठीक है। वो बात जो अभी मैंने आपको फिगर दिखाया था उसमें क्लियर नहीं हो रही, बट जैसे मैं इसमें दिखाता हूँ आपको।
तो इसमें देखना बच्चों ध्यान से, इसमें काफी क्लियर दिखता है। समझ आया बच्चों कि जब वो वेव टकराती है तो वो डबल एक बार होके फिर वापस आती है ना, क्योंकि वहां पे दो वेव्स हो गई इसलिए। क्लियर हो गया बच्चों? ओके। तो अब बच्चों रिफ्लेक्शन के बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है उसको हम कहते हैं एज स्टैंडिंग वेव। तो बच्चों जैसे आपको ख्याल होगा, मैंने आपको पहले बताया था कि हम मतलब व्हाट वी आर स्टडिंग इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। जो हमने पहले पढ़ा था वो था वेव्स ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, राइट? इंटरफेरेंस। स्टैंडिंग वेव जो होती है बच्चों, दैट इज सुपरपोजिशन ओनली। बट अब है, हम बात करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हैं अभी भी कोहेरेंट ही। ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। जो हमने अभी जो पहले रिजल्ट्स पढ़े थे एम्पलीट्यूड वगैरह के, वो थे फॉर वेव्स ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट waves traveling in opposite directions. Is this thing clear? अब बच्चों होता क्या है इसको हम अभी देखते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है। लुक एट दिस फिगर केयरफुली नाउ। तो बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर मैं ये वाली सिचुएशन लेता हूं, अगर मैं वेव इंसिडेंट करूंगा, मैं कंटिन्यूअसली वेव भेजता जाऊं और वो वेव इधर से हार्ड एंड से रिफ्लेक्ट भी होती जाएगी, तो मेरे इस स्ट्रिंग के अंदर दोनों टाइप्स की वेव्स बन गई हर जगह, इंसिडेंट भी और रिफ्लेक्टेड भी। इजंट इट? तो हम देखते हैं कि क्या बनता है। ठीक है। सो लुक एट दिस केयरफुली नाउ। ये हो गया नॉर्मल, है ना? ऐसा लग रहा है हमें एक साइन वेव आगे की तरफ जाती जा रही है।
अब रिफ्लेक्ट होके एक रिफ्लेक्टेड वेव बनेगी। और अब स्ट्रिंग के अंदर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों की सुपरपोजिशन से कुछ बनना चाहिए। तो बच्चों आप देख रहे हो क्या हुआ। रेड है इंसिडेंट वेव जो राइट को जा रही है, ब्लू है रिफ्लेक्टेड वेव जो लेफ्ट को जा रही है, और ब्लैक है उन दोनों वेव्स का सुपरपोजिशन जो कि हमें फाइनली स्ट्रिंग के अंदर दिखेगा। क्या ये बात समझ आई बच्चों। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मतलब आज की पूरी क्लास में हमने यही करना है। अब आप लोगों का काम ये है कि आप मेरे को मतलब ये जो आपको दिख रहा है सामने ब्लैक जो है चीज, आप सबने मुझे, हर किसी ने इस ब्लैक जो ये जो चीज है उससे रिलेटेड जो भी कोई ऑब्जर्वेशन है वो लिख के भेजनी है मुझे, जो भी आपको समझ आता है इसके बारे में। ठीक है। तो फर्स्ट चीज तो मैंने लिखी दी, जो आपको नोट्स में लिखवा दी, कि इट इज फॉर्म ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, राइट। तो चलो बच्चों आपके सामने है।
चलो बच्चों, हर किसी ने भेजना है मुझे। ओके, तो चलो बच्चों, अब ये जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, इनको अब हम बहुत ध्यान से लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो बच्चों आप ये देखो कि अनलाइक द ब्लैक एंड रेड कर्व्स, जो कि एक राइट को जा रही है और एक लेफ्ट को जा रही है, सॉरी, ब्लू एंड रेड, जो ब्लैक है वो सिर्फ ऊपर नीचे हो रही है ना? वो ना लेफ्ट को जा रही है ना वो राइट को जा रही है। ये हर कोई ऑब्जर्व कर पा रहा है? ठीक है, तो बच्चों इसलिए हम इसको कहते हैं, ये जो ब्लैक हमें पैटर्न दिख रहा है, इसको हम कहते हैं एज अ स्टैंडिंग वेव। ठीक है, आप समझ रहे हो? हम इसको वेव भी कह रहे हैं, लेकिन अभी तक मैं आपको हर क्लास में कह रहा था कि वेव इज समथिंग ट्रैवलिंग, राइट? यहाँ पे हमने उसको एक स्पेशल नाम दिया है, स्टैंडिंग वेव, कि ये वेव भी है लेकिन ये अपनी जगह पर ही है, ये सिर्फ ऊपर नीचे हो रही है, ये लेफ्ट या राइट नहीं मूव कर रही। क्या ये बात समझ आती है कि इसको स्टैंडिंग वेव क्यों बोला, है ना? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि बेसिकली दो वेव्स का कॉम्बिनेशन हुआ, एक वेव की लेफ्ट की वेलोसिटी थी, एक वेव की राइट की वेलोसिटी थी, तो उन दोनों को कंबाइन करने के चक्कर में क्या हुआ कि वेलोसिटीज कैंसिल हो गई, सिर्फ ऊपर नीचे वाली मोशन रह गई। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल? है ना? कि हाउ इज अ स्टैंडिंग वेव डिफरेंट फ्रॉम अ ट्रैवलिंग वेव? ठीक है, ये सिर्फ ऊपर नीचे हो रही है। अब हम बच्चों इसकी और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। बच्चों देखो, फिगर में ना सारे पार्टिकल्स वो डॉट्स के साथ बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है। आप डिफरेंट पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करो, ऑब्वियसली हर पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है, तो क्या सारे पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं बच्चों? है ना? आप कोई भी इंडिविजुअल पार्टिकल को ले लो, हर पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है। सारे हो रहे हैं या कोई ऐसे भी हैं जो ऊपर नीचे नहीं हो रहे?
आप देखो जिनके साथ n लिखा हुआ है ना, वो पार्टिकल्स ऊपर नीचे नहीं हो रहे, वो अपनी जगह पे फिक्स्ड है। वेयर एज जिन पार्टिकल्स के साथ a लिखा हुआ है, वो पार्टिकल्स हैं जो सबसे ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं, मतलब जिनका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है। इजंट इट? तो बच्चों ये सबसे मेजर फर्क होता है एक ट्रैवलिंग वेव में और एक स्टैंडिंग वेव में। ट्रैवलिंग वेव के अंदर सारे पार्टिकल्स इक्वल एम्पलीट्यूड का एसएचएम करते हैं, वेयरएज एक स्टैंडिंग वेव के अंदर जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, दे परफॉर्म एसएचएम ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स। ठीक है, तो जो एन और ए वाले पॉइंट्स जो हैं वो बेसिकली स्पेशल केसेस हैं कि एन वाला हो गया जीरो एम्पलीट्यूड, ए वाला हो गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। क्या ये बात समझ आई बच्चों? तो इसमें लिखेंगे हम अब कि all particles perform SHM of different amplitudes, right? तो बच्चों जिन पार्टिकल्स का जीरो एम्पलीट्यूड होता है बच्चों, उनको हम कहते हैं नोड्स। ठीक है, हेंस द नेम एन, इसलिए अल्फाबेट एन लगा हुआ था। जिन पार्टिकल्स का बच्चों मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है उनको हम कहते हैं एंटी नोड्स, हेंस द अल्फाबेट ए। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ये जो स्टैंडिंग वेव बनी, इसकी सेम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ है एज इंसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों। बच्चों मुझे ध्यान से देख के बताओ, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना है?
वेवलेंथ की टर्म्स में बताओ बच्चों। यस, तो ये डिस्टेंस है λ/2। एंड बच्चों ऑफ कोर्स मैं सेम चीज दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के लिए भी कह सकता हूँ। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन consecutive node and anti-node वो λ/4 हो गया। राइट बचाओ। और कोई ऑब्जर्वेशन? अच्छा बच्चों, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें फेज डिफरेंस की, अ, तो अब ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन। आप एक पॉइंट लो जो किसी भी नोड के जस्ट लेफ्ट पे, और एक पॉइंट लो जो किसी भी नोड के जस्ट राइट पे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स की मोशन किस तरीके की है, इसको ऑब्जर्व करो और इसके हिसाब से मुझे बताओ बच्चों कि इन दो पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना हुआ। एक पॉइंट नोड के जस्ट लेफ्ट पे, एक पॉइंट नोड के जस्ट राइट पे, उनके बीच में फेज डिफरेंस। ऐसा दिख रहा है आपको कि जब एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे जा रहा है ना? तो फेज डिफरेंस क्या हो गया, पाई हो गया बच्चों। बिल्कुल ऑपोजिट बिहेवियर हो गया ना।
यहीं पे बच्चों, अगर आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में अगर सारे पॉइंट्स को ऑब्जर्व करो, उनकी मोशन किस तरीके की है? वो इकट्ठे सारे के सारे ऊपर जा रहे हैं, इकट्ठे नीचे आ रहे हैं, इजंट इट? इकट्ठे मीन पे आए, इकट्ठे एक्सट्रीम पे गए, फिर मीन पे आए, फिर एक्सट्रीम पे गए, एंड सो ऑन। तो उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना हुआ? जीरो हो गया बच्चों, है ना? तो क्योंकि वो इकट्ठे ही ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स lying between two consecutive nodes is equal to zero। ठीक है, इसको 2n पाई भी कह सकते हैं बच्चों, बट आप आगे देखोगे कि उसका कोई फायदा नहीं होता, हमारा जीरो कह के ही काम चल जाता है। बच्चों, ये फेज डिफरेंस जीरो समझ आ रहा है आपको? इसका क्या मीनिंग है? ठीक है बच्चों, देखो, फेज डिफरेंस का बच्चों मतलब ही होता है, जब हम कहते हैं कि दो पॉइंट्स में फेज डिफरेंस जीरो है, तो इसका मतलब है वो इकट्ठे ऊपर नीचे हो रहे हैं, बिल्कुल, चाहे एम्पलीट्यूड अलग हो, बट वो इकट्ठे अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएंगे, इकट्ठे मिड पोजीशन पे आएंगे। जब हम कहते हैं कि उनके बीच में फेज डिफरेंस पाई है, इसका मतलब है बिल्कुल उल्टा है, कि अगर एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे आ रहा है। ठीक है, तो भाई, अगर दो नोड्स के बीच में है तो फेज डिफरेंस जीरो होगा, और अगर एक नोड के लेफ्ट और राइट साइड पे हैं तो फेज डिफरेंस पाई होगा। तो बच्चों, ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इससे से ना बहुत क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन क्या आता है ना, मैं आपको बताता हूँ कैसे कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है। आपको ना जानबूझ के पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस दे दिया जाता है, ताकि आप क्या करो, के डेल्टा एक्स वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, नाउ प्लीज कीप इन माइंड, के डेल्टा एक्स वाला फॉर्मूला किसके लिए था? ट्रैवलिंग वेव के लिए। स्टैंडिंग वेव में अगर फेज डिफरेंस देखना है, तो यहाँ के डेल्टा एक्स इज नॉट एप्लीकेबल। स्टैंडिंग वेव में तो बेसिकली सिर्फ दो तरीके के ही फेज डिफरेंस होते हैं, या जीरो या पाई, जो कि मैंने आपको समझा दिए। क्या ये बात समझ आ गई? तो प्लीज कीप इन माइंड
कि you don't have to apply k delta x. नेक्स्ट होता है बच्चों कि एक नोड के अक्रॉस कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती, ठीक है। तो बच्चों एक ट्रैवलिंग वेव में ऐसा होता है कि एनर्जी कंटिन्यूअसली आगे ट्रैवल करती जाती है। स्टैंडिंग वेव में एक तरह से ऐसा हो जाता है कि बेसिकली नोड्स, आप मान लो एक तरीके से दीवारें बन गई कि जो एनर्जी है वो हर दो नोड्स के बीच में कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रैप हो जाती है, ठीक है। और बस वो एनर्जी उन दो नोड्स के बीच में ही ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। समझ आ गया बच्चों? क्लियर एवरीवन? ओके, अब बच्चों हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनाते हैं स्टैंडिंग वेव की। तो हमें पता है कि दिस हैज टू बी फॉर्म ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो एक वेव ये मान लेते हैं, दूसरी वेव फिर ये हो गई, है ना बच्चों? अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उसके बीच में प्लस ओमेगा टी आ जाएगा। मैंने फॉर द टाइमिंग फेज का चक्कर नहीं डाला, फाइव वन फाइव टू, ठीक है, जस्ट फॉर मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी। वो बाद में कर देंगे जनरलाइज। तो अब देखो बच्चों ये क्या बन गया, y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू करके।
ये बच्चों मेडिकल स्टूडेंट्स बेसिकली रिजल्ट होता है साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d/2। ये क्या होता है बच्चों, कॉस आता है इसके साथ। ये होता है बच्चों रिजल्ट। ठीक है, ये अप्लाई करो, देखो क्या बनता है। हाँ भाई बता दो फटाफट क्या बन गया। राइट, ये इस टाइप की इक्वेशन बन गई बच्चों। 2a sin kx cos ओमेगा टी। सबको बच्चों समझ आया ये। तो बच्चों अगर इसको मैं जनरलाइज कर दूं, अगर मैं मतलब वो 5 1 5 2 भी ले आऊं, तो ये इक्वेशन बन जाती है इस टाइप की बस। 2a sin kx प्लस फाइव डैश, ये इस टाइप की इक्वेशन बन जाती है। राइट, ये बीच में मतलब कोई एंगल फाई हो सकते हैं साथ में। तो बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। इफ आई कॉल दिस a dash, so this equation is nothing but y equal to a dash cos omega t plus phi, right, where a dash is 2a sin kx plus phi dash। so if you think carefully, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ये इक्वेशन बता रही है कि बेसिकली एस एच एम है ना। ए डैश कॉस ओमेगा टी क्या इक्वेशन है, एस एच एम की इक्वेशन है। बस ये साथ में ये बता रही है कि भाई जो एस एच एम का एम्पलीट्यूड है वो पार्टिकल के एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है ना।
क्या ये बात समझ आ गई बच्चों सबको? तो बेसिकली जो पॉइंट्स नोड्स वाले हैं, राइट, वो नोड्स के लिए जो ए डैश है वो 0 हो गया। जो पॉइंट्स एंटी नोड्स वाले हैं उनके लिए ए डैश जो है वो 2a हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अंडरस्टूड बच्चों? बच्चों एक और दूसरी बात जो हमने समझनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना, अगर हम चेक करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी फंडामेंटल वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। याद है फंडामेंटल वेव इक्वेशन, वो डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर वाली? तो अगर कोई भी इक्वेशन उस फंडामेंटल वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो ऑब्वियसली इट इज अ वेव। ठीक है, लेकिन वी कैन सी कि ये जो इक्वेशन है, दिस इज नॉट ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस बी टी, है ना? इसमें एक्स और बी टी इकट्ठे तो नहीं है। यहाँ तो अलग अलग ही कर दिया आपने, है ना? एक्स की टर्म अलग कर दी साइन के साथ, कॉस की टर्म, टी की टर्म अलग कर दी। अच्छा बच्चों, ऑफ कोर्स आप ये बात समझ रहे होगे कि साइन या कॉस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना? वो तो कहीं पर भी साइन कहीं पर भी कॉस आ सकता है। तो बच्चों ये अजीब सा नहीं हो गया? ये कैसे हो गया? एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि वो उसको सेटिस्फाई कर रही है, एक तरफ हम कह रहे हैं ये इस टाइप की नहीं है। तो इससे एक्चुअली क्या पता चल रहा है कि ये जो वेव है, ये जो ऊपर जो इक्वेशन है, ये ट्रैवलिंग वेव नहीं, राइट? इसीलिए हमने इसको नाम दिया स्टैंडिंग। ठीक है, तो मतलब अगर आप ध्यान से समझो, जो हमारी फंडामेंटल वेव इक्वेशन है, ठीक है, दैट इज अ स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स। ठीक है, उसमें एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस वीटी जो है, जो उसका सॉल्यूशन है, वो किस टाइप की वेव के लिए है? ट्रैवलिंग वेव के लिए, राइट? तो हमें ये समझ आ रहा है कि वेव दो टाइप की हो सकती है, एक ट्रैवलिंग वेव है और एक स्टैंडिंग वेव है, राइट? दोनों ही वेव्स फंडामेंटल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, लेकिन ट्रैवलिंग वेव की खासियत क्या होगी कि उसमें इट विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस वीटी।
बच्चों ये बात समझ आई? तो बच्चों एक डाउट आपके माइंड में आ सकता है कि हम जो ट्रैवलिंग वेव है उसको तो हम इक्वेशन से सीधा आइडेंटिफाई कर लेते हैं, राइट? उसको तो हमने बता दिया कि एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस वीटी है, तो उससे पता चल जाता है कि वो ट्रैवलिंग है। अब क्या हमें सीधा स्टैंडिंग वेव का भी पता चल जाता है इक्वेशन देख के? तो आंसर इज नो। हम स्टैंडिंग वेव की सिर्फ जो अभी हमने ऊपर इक्वेशन लिखी है उसी टाइप की इक्वेशन से ही बता सकते हैं कि वो स्टैंडिंग है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ और अजीब सा दे दिया एक्स और टी का एक्सप्रेशन और उससे आपको बताना हो कि वो भाई स्टैंडिंग है कि नहीं। ठीक है, स्टैंडिंग आप सिर्फ इसी फॉर्म में ही आइडेंटिफाई कर सकते हो। इज दिस थिंग क्लियर बच्चों? हाँ बच्चों, समझ आ गया? अच्छा, ये बच्चों ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस बी टी वाली इक्वेशन होती है इसमें वी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, फिर तो वो ट्रिवियल केस ही हो जाएगा, वो टी खत्म हो जाएगा, तो वी हैज टू बी नॉन जीरो। और दूसरी बात जो मैंने समझाई थी वो थी इन टर्म्स ऑफ नोड्स, मतलब एनर्जी वाली बात। तो मैंने ये बताया था कि कोई भी दो नोड्स के बीच में जो एनर्जी होती है वो ट्रैप हो जाती है, तो वो एनर्जी उन दो नोड्स में ही आगे पीछे होती रहती है, वो उस नोड्स के बाहर नहीं निकल सकती। ठीक है, वेराज ट्रैवलिंग वेव में तो ऐसा होता है कि एनर्जी कंटिन्यूअसली लेफ्ट से राइट ट्रैवल कर रही होती है। ठीक है बच्चों? यस, कि उसके बीच में वो एनर्जी है, कि जैसे अगर कोई दो नोड्स के बीच में मान लो 5 जूल एनर्जी है, तो वो 5 जूल उन नोड के बीच में जितने पॉइंट्स हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती रहेगी, उससे बाहर नहीं निकल सकती। ठीक है बच्चों, तो अब आपका जो होमवर्क है, रिवाइज दिस वेरी केयरफुली। ठीक है, बहुत ही मतलब ये थोड़ी सी नई चीजें हैं। फिर नेक्स्ट टाइम आई विल बी डिस्कसिंग एक्सरसाइज 01 डीई पार्ट्स एंड जो थर्मो का 3 भी है। ठीक है बच्चों? चलो, ओके बच्चों, बाय।